الله 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 أكبر الله 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 أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم। मिस्र के निवासियों ने बहुत ही खुशी से न सिर्फ उसका स्वागत किया बल्कि उसकी लंबी उम्र की दुआएं मांगी। वास्तव में एने जालूत की जीत से मिस्र और सीरिया में रुकनुद्दीन बैबर्स को बहुत ऊंचा मुकाम हासिल हो गया था। मिस्र के लोग समझते थे कि बैबर्स की बहादुरी, वीरता और ऊंचे पद की वजह से उन्हें कामयाबी हासिल हुई है, और वही ये भी समझते थे कि सुल्तान बैबर्स ही मंगोलों और सलीबियों से लड़ने और लोगों की उम्मीदों को पूरा करने की हिम्मत रखता है। सुल्तान बैबर्स जो कि पहले गुलाम था, इसलिए वह खुद और उसके बाद जो उसके उत्तराधिकारी हुए उन्हें गुलाम या ममलूक शासक कहकर पुकारा जाता है। मिस्र का सुल्तान बनने के बाद बैबर्स ने अपना नाम अल-मुल्क उज़-ज़ाहिर रखा। अतः इतिहास में सुल्तान को ज्यादातर अल-मुल्क उज़-ज़ाहिर के नाम से ही याद रखा गया है। मिस्र का सुल्तान बनते ही रुकनुद्दीन बैबर्स ने सल्तनत के अंदर तमाम बुराइयों को खत्म करके रख दिया जो इससे पहले पैदा हो चुकी थी, खासतौर पर मलिक मुजफ्फर की हुकूमत में पैदा हुई थी। अतः उसने किसी चेतावनी के बगैर हर किस्म के नाजायज टैक्सों और टोल टैक्स को खत्म कर दिया तथा कई शराब की दुकानों और जुए के अड्डों को सख्ती के साथ बंद करवा दिया। गद्दी पर बैठने के बाद सुल्तान बैबर्स के सामने अहम मसला सीरिया को मंगोलों के खतरों से सुरक्षित रखना था, क्योंकि खतरा था कि वह एने जालूत की हार का बदला लेने के लिए किसी भी समय सीरिया पर आक्रमण कर सकते हैं। इसके साथ ही वह ये भी महसूस करता था कि सीरिया की सुरक्षा कर मिस्र की जिम्मेदारी है, और जब तक वह सब हुक्मरान जो सीरिया में छोटी छोटी जायदाद और रियासतों पर बैठे थे मिस्र का अधिकार नहीं मान लेते, उस समय तक सीरिया हमेशा मंगोलों और सलीबियों के हमलों की चपेट में रहेगा। अतः इन समस्याओं से निकलने के लिए अपनी गद्दी पर बैठने के कुछ समय बाद वह एक ताकतवर सेना लेकर रवाना हुआ। फिर सीरिया में दाखिल हुआ और दमिश्क में एक सभा आयोजित करके सीरिया के प्रभावशाली लोगों से अपनी अधीनता स्वीकार करने को कहा। मुसलमानों की खुशकिस्मती की सीरिया के लोग बहुत समझदार साबित हुए, उन्होंने बेझिझक उसकी अधीनता स्वीकार कर ली और इस तरह सुल्तान सिर्फ मिस्र ही का नहीं सीरिया का भी सुल्तान बन गया। सीरिया को अपने साथ मिलाने के बाद सुल्तान बैबर्स ने सीरिया के निवासियों को मिस्र के निवासियों के बराबर अधिकार दिए और ऐलान किया कि सीरिया मिस्र की इस्लामी सल्तनत की दूसरी शाखा है और दमिश्क इस सल्तनत का दूसरा केंद्र होगा। सुल्तान बैबर्स ने सीरिया के कुछ शहरों और रियासतों में पुराने परिवारों की हुकूमत बरकरार रखी, लेकिन उन पर यह शर्त लगा दी कि वह सल्तनत के आदेश और मदद के पाबंद होंगे। इस तरह सीरिया भी सुल्तान बैबर्स की सल्तनत का एक हिस्सा बन गया। उन दिनों सीरिया बड़ी सल्तनत थी इसलिए क्योंकि सीरिया में उस समय लेबनान, उर्दन, फिलिस्तीन और इजराइल के सारे इलाके शामिल हुआ करते थे। सिर्फ रोम के किनारे किनारे नसरानियों के कब्जे में कुछ किले थे। ये सारे काम करने के बाद सुल्तान बैबर्स ने हलाकू खान का मुकाबला करने की तैयारी शुरू कर दी। उसने जहां अपने सैन्य विभाग को मजबूत किया वहां उसने अपनी सेना की तादाद बढ़ाई। उसने हलब शहर से लेकर इराक तक सभी जंगलों और घास के इलाकों में आग लगवा दी ताकि आक्रमण करने वाले मंगोल आसानी से आगे न आ सकें। ये सब काम करने के बाद एक बार फिर सुल्तान बैबर्स सीरिया से मिस्र की तरफ चला गया। सीरिया से वापस मिस्र जाने के बाद सुल्तान बैबर्स ने सबसे पहले अब्बासी खिलाफत को दोबारा शुरू किया। हलाकू खान के हाथों बगदाद की तबाही के साथ ही अब्बासी खिलाफत का खात्मा हो गया था। खिलाफत जैसी भी थी, हर सूरत में वह इस्लामी दुनिया के नजदीक सार्वजनिक तौर पर धर्म केंद्र का दर्जा रखती थी। इसके खत्म हो जाने से मुसलमान अपनी दीनी और सियासी जिंदगी के अंदर बहुत खाली जगह महसूस कर रहे थे। सुल्तान बैबर्स भी इस मामले में लोगों की भावनाओं से पूरी तरह अवगत था। अतः मिस्र आने के बाद उसने पक्का इरादा कर लिया था कि अब्बासी खिलाफत दोबारा शुरू करी जाएगी और जल्द ही इसका केंद्र काहिरा ही में स्थापित किया जाएगा। मंगोलों के हाथों बगदाद की तबाही के समय एक अब्बासी शहजादा जिसका नाम अबुल कासिम था कैद में था। बाद में हंगामे के दौरान जब बगदाद के कैदखानों से बहुत से कैदी भाग निकले तो वह शहजादा भी उन कैदियों के साथ भाग निकला और 3.5 साल तक गुमनामी में पड़ा रहा। अचानक सुल्तान बैबर्स को उसके रहने का स्थान पता चल गया, अतः उसने 10 सरदारों को भेजा और अबुल कासिम को मिस्र आने की दावत दी। अबुल कासिम ने दावत कबूल कर ली और अपने कुछ साथियों के साथ मिस्र में दाखिल हुआ। मिस्र में उसका शानदार तरीके से स्वागत किया गया।
शहर को आलीशान अंदाज में सजाया गया। इसके बाद सुल्तान बैबर्स के न्यायाधीशों के अलावा दूसरे सरदारों और मनसबदारों ने भी अबुल कासिम के हाथ पर बैत अधीनता स्वीकार की। इस तरह फिर अब्बासी खिलाफत शुरू हो गई। मिस्र के अंदर सुल्तान बैबर्स ने सिक्कों पर अब्बासी खलीफा अबुल कासिम का नाम जारी किया। दूसरी तरफ हलाकू खान भी अब इलाके गोबी के रेगिस्तान से लौट आया था और अब वह मुसलमानों से अपने सेनापति की हार का बदला लेने के बारे में कुछ सोचने लगा। हलाकू खान को सुल्तान बैबर्स पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, इसलिए कि सुल्तान बैबर्स ने मंगोलों की भयंकर ताकत को देर करके रख दिया था। सुल्तान बैबर्स अपनी बहादुरी और वीरता से पूरी दुनिया में मशहूर हो गया था। अब सुल्तान बैबर्स ही की वजह से इस्लामी दुनिया में मिस्र और सीरिया की रियासतों को केंद्रीय महत्व हासिल हो गया था। दूसरी तरफ हलाकू खान सुल्तान बैबर्स के सामने एक नई ताकत खड़ी करना चाहता था। सुल्तान बैबर्स का मुकाबला करने के लिए मंगोल और पूर्वी यूरोप के सलीबी आपस में दोस्ती करने लगे और उन्होंने मिस्र और सीरिया की हुकूमत को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए संबंध बनाने शुरू कर दिए थे। सुल्तान बैबर्स ने देखा कि उस पर आक्रमण करने के लिए मंगोल पूर्वी यूरोप के देशों से संबंध बना रहे हैं, तो वह भी बेकार नहीं बैठा। सुल्तान बैबर्स की खुशकिस्मती कि उसने अपनी अक्लमंदी से मंगोलों की ताकत को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। वास्तव में चंगेज खान के 4 बेटे थे, जोची खान, चुगताई खान, उगदाई खान और तुलाई खान। जोची खान को उन इलाकों का हाकिम बनाया गया था जिसे आजकल पश्चिमी एशिया कहते हैं। जोची खान के 2 बेटे थे, बड़े का नाम बातो खान और उससे छोटे का नाम बिरकाई खान था। जोची खान के बाद उसका बेटा बातो खान उन इलाकों का हाकिम बना और बातो के बाद उसका छोटा भाई बिरकाई खान वोल्गा नदी के आसपास के इलाकों का हाकिम बन गया था। मुसलमानों और सुल्तान बैबर्स की खुशकिस्मती की चंगेज खान के पोते बिरकाई खान ने इस्लाम कबूल कर लिया। इसकी वजह से बहुत से मंगोल इस्लाम में आने लगे। अब चंगेज खान के 2 पोते हरकत में थे, एक हलाकू खान जो मुसलमानों के खिलाफ युद्ध के लिए तैयार था और दूसरा बिरकाई खान जो बड़ी सल्तनत का हुक्मरान था। इन हालात में सुल्तान बैबर्स ने हलाकू खान का मुकाबला करने के लिए चंगेज खान के नए मुस्लिम पोते बिरकाई खान से दोस्ती करने का संकल्प कर लिया। मंगू खान के जमाने में जो हलाकू खान का बड़ा भाई था, बिरकाई खान और हलाकू खान में मेलजोल रहा, लेकिन बाद में अत्यधिक मतभेद पैदा हो गए थे। बिरकाई खान मुसलमान हो चुका था और कुदरती तौर पर उसे मुसलमानों से सहानुभूति थी। दूसरी तरफ हलाकू खान अपने पैतृक धर्म पर कायम था, जबकि उसकी पत्नी दखूजा की वजह से यूरोप के ईसाई देश भी उसके सहायक हो गए थे और उसकी ईसाई पत्नी तुर्कों के कबीला करेत के खानदान की बेटी थी जो नस्तूरी ईसाई था।